नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बुक्स बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह एरिक बर्न द्वारा लिखित पुस्तक गेम्स पीपल प्ले का एक व्यापक पुस्तक सारांश है। इसमें मुख्य विचारों को शामिल किया गया है और पाठ में वर्णित चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक तरीके सुझाए गए हैं। पुस्तक के दीवाने और ऑनलाइन लाइब्रेरियन इवेलो डुरमोंस्की द्वारा लिखित पुस्तक 3 या अधिक वाक्यों में गेम्स पीपल प्ले हमारे मानस की गुप्त चालों और अचेतन चालों लेखक द्वारा खेल के रूप में लेबल किए गए को उजागर करता है और यह बताता है कि वे हमारे मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए क्यों आवश्यक हैं। पुस्तक का पहला भाग छिपे हुए सामाजिक लेन देन का परिचय देता है, जो 3 अलग अलग अहंकार अवस्थाओं के साथ साथ हमारे दैनिक अंतःक्रियाओं का हिस्सा है। बच्चा, माता पिता और वयस्क। एक बार लेन देन संबंधी विश्लेषण समझाए जाने के बाद डॉ एरिक बर्न हमें उन सामाजिक खेलों की तकनीकी जानकारी देते हैं जिनमें हम शामिल होते हैं। सबसे आम खेल कौन से हैं, हम उन्हें कैसे खेलते हैं और क्यों। मूल विचार। हमारे व्यवहार को ऐसे खेलों के रूप में देखा जा सकता है जहां मुख्य लक्ष्य बाकी खिलाड़ियों से मान्यता प्राप्त करना है। लेखक का तर्क है कि मान्यता भूख एक ऐसी जरूरत है जो भोजन भूख से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों के आसपास होने पर हमारी ज्यादातर गतिविधियां स्ट्रोक के रूप में अनुकूल लेन देन प्राप्त करने के लिए होती हैं। एक आलिंगन, एक थपकी, एक अच्छी टिप्पणी, यह महसूस करना कि हम बाकी लोगों से बेहतर हैं। स्पष्ट रूप से यह इस बात का सबूत है कि दूसरे हमारे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और हमारी शारीरिक उपस्थिति के महत्व को समझते हैं। पढ़ने का कारण। जाहिर है, हमारे व्यवहार में आसानी से पहचाने जाने वाले पैटर्न हैं। इन पैटर्न को देखकर आप अपने समकक्षों के असली प्रोत्साहनों के प्रति अपनी आंखें खोलेंगे। और केवल इतना ही नहीं, लोगों द्वारा खेले जाने वाले छिपे हुए सामाजिक खेलों का दस्तावेजीकरण करके लेखक हमें मूल मानवीय जरूरतों और खामियों के कुशल पाठक बनने में मदद करता है, जिसमें हमारी भी जरूरतें शामिल हैं। पाठ की डोरशीन। खेलों की आवश्यकता क्यों है? खेल वास्तव में क्या है? गेम शब्द से भ्रमित न हो। लेखक इस तथ्य पर जोर देते हैं कि सामाजिक खेलों का मतलब मौज मस्ती करना या सुखद मनोरंजन करना नहीं है। आमतौर पर खेल का अंत खिलाड़ी और उसके आसपास के लोगों दोनों के लिए विनाशकारी होता है। पुस्तक में खेल का अर्थ है कि लोग अपनी वास्तविक इच्छाओं और आवश्यकताओं को किसी कपटी साजिश के तहत छुपाते हैं। यह कई कारणों से जरूरी है। सबसे पहले, उस कमजोर आंतरिक बच्चे की रक्षा करना जो सामाजिक रूप से मजाक उड़ाए जाने से डरता है। और दूसरा, अगर कथानक उस तरह से नहीं चलता जैसा कि उसे डिजाइन किया गया था, तो सामाजिक स्थिति से आसानी से बच निकलना। उदाहरण के लिए, वुडन लेग गेम हमारे बुरे व्यवहार को बीमारी के रूप में छिपाने की हमारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जोर मैं एक पापी हूं से हटकर आप एक बीमार आदमी से क्या उम्मीद करते हैं पर आ जाता है। खेल क्यों खेले जाते हैं? ऊपर बताए गए कारणों के अलावा हम रणनीतिक रूप से परिष्कृत गेम बनाने का दूसरा मुख्य कारण दूसरों से मान्यता प्राप्त करना है। इसके अलावा इन कारणों से शिशु को मां से अलग करने के बाद वह उत्तेजना भूख, शारीरिक अंतरंगता और पहचान भूख, दूसरों द्वारा पहचाने जाने की आवश्यकता, दोनों की तलाश शुरू कर देता है। इन दोनों की जरूरत भोजन और पानी की जरूरत की तरह ही होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें न केवल दूसरों के आसपास रहने की जरूरत है, बल्कि हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि दूसरे हमें पहचानते हैं और हमें उस दुनिया में मूल्यवान नागरिक के रूप में देखते हैं जिसमें हम रहते हैं। अच्छा महसूस करने की इस उन्मत्त इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम ये सामाजिक खेल खेलते हैं, जहां हम मंच को इस तरह से तैयार करते हैं ताकि हम विजयी हो सकें। जीत एक झटके से पेश की जाती है, किसी तरह की मान्यता। डॉ बर्न वास्तव में इसे एक लेन देन के रूप में लेबल करते हैं। अपनी जैविक जरूरतों की अपेक्षा करें। भोजन, पानी, सेक्स
आप सामाजिक लेन देन के लिए बाजार में हैं, जिसका भुगतान आपको स्ट्रोक द्वारा किया जाता है। पीठ पर थपथपाना, एक अच्छी टिप्पणी, एक आलिंगन, एक पदक, जादुई एहसास जब आप सही होते हैं और दूसरे गलत होते हैं। यदि आप नियमित रूप से इन लेन देन से वंचित रहते हैं, तो लेखक के अनुसार आपकी रीढ़ की हड्डी सिकुड़ जाएगी। स्पष्ट रूप से आप खुद को अनदेखा, अकेला महसूस करेंगे और आपकी भावनात्मक स्थिति जल्दी ही खराब हो जाएगी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि हमें जितनी अधिक मान्यता मिलती है, उतना ही अधिक हम इसे अपने दैनिक जीवन में चाहते हैं। लेखक ने एक मशहूर अभिनेता का उदाहरण दिया है। उनकी प्रसिद्धि के लिए सैकड़ों स्ट्रोक की आवश्यकता होती है, कभी-कभी तो एक दिन में भी। जबकि इसके विपरीत एक स्थानीय स्कूल का प्रोफेसर प्रति सप्ताह एक स्ट्रोक से संतुष्ट हो सकता है। पाठ दर 2। हमारे पास 3 अलग-अलग अहंकार अवस्थाएं हैं। आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि कैसे कुछ वयस्क, जो अपने दैनिक जीवन में बहुत गंभीर होते हैं, कभी-कभी 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, या 5 साल का बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलना बंद कर देता है और एक वयस्क की तरह अखबार पढ़ने की कोशिश करता है। मनोदशा, भावनाओं, मुद्रा और समग्र व्यवहार में ये बदलाव हमारी अलग-अलग अहम अवस्थाओं के कारण होते हैं। पुस्तक हमारे समग्र अस्तित्व को 3 अहम अवस्थाओं में वर्गीकृत करती है, जो हम सभी में होती हैं तथा परिस्थिति के आधार पर विकसित होती हैं। इन अवस्थाओं के आकर्षक नाम हैं एक्स्ट्रोसाइकिक, नियोसाइकिक और आर्कियोसाइकिक ईगो स्टेट्स। हालांकि सरलता के लिए पुस्तक में मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 का उपयोग किया गया है: माता पिता, वयस्क, बच्चा। मुद्दा यह है कि हम दिन में कई बार इन 3 व्यवहार पैटर्न के बीच बदलाव करते हैं। संभवतः सामाजिक परिस्थिति में चंचलता की आवश्यकता होती है, अपने बॉस के बच्चे का मनोरंजन करने की आवश्यकता। जब ऐसा होता है, तो आप अपनी गंभीर नजर को एक दोस्ताना मुस्कान में बदल देते हैं और एक जोकर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अधिक तकनीकी रूप से, जैसा कि अहम अवस्थाओं के नाम से पता चलता है, हमारे पास है माता पिता। आपकी मानसिक स्थिति माता पिता जैसी है। आप माता पिता जैसी शब्दावली और मुद्रा का उपयोग करते हैं। वयस्क, आप वस्तुस्थिति पर वस्तुनिष्ठता से विचार करते हैं और आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में स्वायत्त निर्णय लेते हैं। बच्चा, आप किसी भी स्थिति पर बिना अधिक सोचे समझे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, एक बच्चे की तरह। जैसा कि बताया गया है, ये अवस्थाएं दिन के दौरान अलग-अलग समय पर सक्रिय होती हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। भले ही आप खुद को बूढ़ा मानते हों, लेकिन आपको कभी-कभी बच्चे की अवस्था में ढलना पड़ता है, ताकि असली मजा आ सके। और तार्किक रूप से आपको जीवित रहने के लिए ज्यादातर समय एक वयस्क की तरह व्यवहार करना पड़ता है। चट्टानों से न कूदें और निश्चित रूप से अपने मन में आने वाली हर बात न कहें। दुख की बात है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा स्विच है जो हमें जब चाहे तब एडल्ट या चाइल्ड को सक्रिय करने की अनुमति दे सके। ये अहंकार की स्थितियां परिस्थिति के आधार पर हावी हो जाती हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो हम करते हैं, जो असल में हमारे द्वारा खेले जाने वाले खेलों के पीछे मुख्य बात है, वह यह है कि जब परिस्थिति में वयस्कों की जरूरत होती है, तो हम एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, देखो, तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर किया नामक खेल में आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अर्थात जब आप कुछ कर रहे होते हैं, तो कोई आपको बाधित करता है, जिसके कारण आप वह चीज फर्श पर गिरा देते हैं। इस परिदृश्य में हम घुसपैठिए पर क्रोधित हो जाते हैं और स्थिति का उपयोग पूरी ताकत से क्रोध की लहर को बाहर निकालने के लिए करते हैं। असल में होता यह है कि हम जो करते हैं, वह इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें दोषहीन माना जाए। हम अपनी गलतियों को छिपाकर दोषहीन दिखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा करता है। वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अपनी आय को देखते हुए वहन कर सकती हूँ। हालांकि चूंकि गृहिणी उस घमंडी व्यक्ति को और खुद को भी यह साबित करना चाहती है कि वह जो सुझाया गया है, उसे पाने की हकदार है,
यानी वह भी उतना ही कमाती है जितना कि बाकी लोग जो यह उपकरण खरीद रहे हैं। वह तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। पाठ चचुना छात्र। हम जो खेल खेलते हैं उसे सीखें। जैसा कि हमने अब तक सीखा है, हम बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पहचान, पहचान की भूख और कुछ करने की भूख, संरचना भूख, दोनों के भूखे हैं। चूंकि अपनी सच्ची इच्छाओं और जरूरतों को खुले तौर पर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए हम तथाकथित खेलों में इन्हें कुशलता से छुपा लेते हैं। मुझे कबूल करना चाहिए, मैं किताब में बताए गए बहुत से खेल खेलने का दोषी हूं। हम सभी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि आप कितने गलत हैं, लेकिन यह अच्छा है। इस पुस्तक का मुख्य लाभ यह है कि यह आपको अपनी कमियों को पहचानने में मदद करेगी और यह भी समझेगी कि दूसरे लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए आमतौर पर क्या करते हैं। इस ज्ञान का उपयोग आप अन्य लोगों और स्वयं के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाने में कर सकते हैं। जबकि पाठ में खेलों की विविधता और उनके खेलने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मैं उनमें से केवल कुछ का ही उल्लेख करने जा रहा हूं जो मुझे सबसे दिलचस्प लगे। खेल। देनदार। एक युवक ने एक महंगा अपार्टमेंट खरीदा और उसे भारी कर्ज में डाल दिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। दुनिया आमतौर पर ऐसे कामों को पुरस्कृत करती है। आखिरकार हर कोई ऐसा कर रहा है। और जब आदमी सोचता है कि नई खरीदारी से उसे हमेशा के लिए खुशी मिलेगी, तो जीवन जल्द ही फिर से लक्ष्यहीन लगने लगता है। इसलिए व्यक्ति की खुशहाली को बहाल करने के लिए अधिक से अधिक आण एकत्र किए जाते हैं। यहां संभावित परिणाम बहुत कम है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से अपने बिलों का भुगतान कर सकता है, तो उसे मिलने वाली सुविधाओं का आनंद मिलेगा। अगर उसे कभी कभी मासिक बिलों से परेशानी होती है, तो वह अपने और बैंक के बीच की दौड़ का आनंद लेगा। पकड़ो मुझे अगर तुम पकड़ सको। खेल। अगर व्यक्ति किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति में है जहां दूसरे लोग अपनी आलीशान जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पास बातचीत में योगदान देने के लिए कुछ नहीं है, तो वह अगर कर्ज न होता का खेल खेलेगा। इससे वह फिर से एक फायदेमंद स्थिति में आ जाएगा। खेल तब गंभीर हो जाता है जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते। इस समय अगर बैंक को अपार्टमेंट वापस लेना होता है, व्यक्ति को बैंक पर गुस्सा करने के लिए अपने कार्यों में उचित लगता है। वह उन्हें लालची करार देता है और अपने दोस्तों के सामने गुडजो के रूप में अपनी स्थिति का आनंद लेता है। खेल। मुझे लात मारो। इस खेल का मुख्य खिलाड़ी एक बोर्ड पहनता है जिस पर लिखा होता है, कृपया मुझे लात मत मारो। आखिरकार जीवन अपना काम करता है और उसे लात मार दी जाती है। इस बिंदु पर व्यक्ति उत्तेजित और उदास हो जाता है। वह इस स्थिति में चला जाता है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। WHE। जाहिर है दूसरों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वह आश्वस्त है कि उसकी परेशानियां बाकी लोगों की परेशानियों से भी बदतर हैं। इससे उसे अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करने का पूरा मौका मिल जाता है और अंदर से उम्मीद होती है कि आसपास के लोग उसका साथ दें। खेल। अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूं, कमीने। नाउ आई हैव गॉट यू, यू सन ऑफ ए बिच। नाइजवाइसोबी के पीछे गहरा अस्तित्ववादी तर्क बहुत सरल है। व्यक्ति को विश्वास है कि लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह लगातार दूसरों के कार्यों पर नजर रखता है और केवल हस्तक्षेप करने तथा उनके व्यवहार का आकलन करने के अवसरों की तलाश में रहता है। दूसरों के कामों में कमियां ढूंढकर उसका उग्र गुस्सा जायज है। वह चीख सकता है, चिल्ला सकता है। हालांकि आंतरिक रूप से NIGYSOB खिलाड़ी अपनी कमियों का सामना करने से बचता है। उसमें खामियां हैं, लेकिन उसे साझा करने का साहस नहीं है। इसलिए वह दूसरों के व्यवहार में समस्याएं ढूंढने की लगातार तलाश में रहता है। खेल। पुलिस और लुटेरे। बाह्य रूप से पुलिस और लुटेरों का खेल भौतिक पुरस्कारों के बारे में है। यही वयस्कों का उद्देश्य है। बैंक लूटो और पकड़े मत जाओ। आंतरिक रूप से बच्चा जो खेल खेल रहा है वह लुका छिपी है। जैसा कि हर माता पिता जानते हैं, बच्चा हमेशा पकड़ा जाना चाहता है, तुरंत नहीं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, जब पर्याप्त सस्पेंस हो। छिपना मजेदार है,
लेकिन पकड़ा जाना वह वांछित लाभ है जिसे बच्चा लुका छिपी खेलते समय चाहता है। ऐसा ही तब होता है जब पुलिस और लुटेरे वास्तविक दुनिया में खेले जाते हैं। जो खिलाड़ी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं वे मुख्य रूप से कौशल के बजाय भाग्य के कारण बच निकलते हैं, या यदि वे पेशेवर लुटेरे हैं जो अपने मुद्दों को संभालने में सक्षम हैं। हालांकि अंदर से अंदर का बच्चा पकड़ा जाना चाहता है, और जब ऐसा होता है तो वयस्क हार जाता है, जेल चला जाता है, और अंत में अस्तित्ववादी पक्ष पर कॉप्स आर रॉबर्स का किरदार निभाने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि मैं हमेशा से ही हारा हुआ हूं। पकड़े जाने से इसकी पुष्टि होती है। खेल, वे खुश होंगे कि उन्होंने मुझे जाना, यह एक अच्छा खेल माना जाता है। इस सेटिंग में व्यक्ति प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, मुख्य रूप से अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और पूर्व सहयोगियों को यह साबित करने के लिए कि उसका चरित्र सम्मान और प्रशंसा के योग्य था। यहां जीत का मतलब है एक अच्छा जीवन, व्यवसाय, परिवार बनाना। यह खेल किसी भी अन्य खेल से बेहतर है क्योंकि निश्चित रूप से इसका उद्देश्य दूसरों को अपनी महानता साबित करना है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षाएं मुख्य रूप से महान हैं। पाठ नवा 5, वयस्कता तक कैसे पहुंचें। इस किताब की सबसे अच्छी बात इसमें दिए गए ज्वलंत उदाहरण नहीं है। यहां तक कि हम किस तरह के खेल खेलते हैं यह भी नहीं बताया गया है, लेकिन हम उन्हें क्यों खेलते हैं। सभी खेलों में व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बचपन के कुछ दमित नाटकों के कारण अन्य खिलाड़ियों से मान्यता प्राप्त करना है। पूरा खेल उन सुखों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें दबा दिया गया था या बच्चे को बचपन में प्रदान नहीं किया गया था। संभवतः उसकी देखभाल नहीं की गई, उसे पर्याप्त ध्यान नहीं मिला, या बहुत अधिक ध्यान दिया गया। पुस्तक का उपयोग केवल यह जानने के लिए नहीं है कि हम और दूसरे क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। एक बार जब आप अपनी समस्याओं को समझ लेते हैं और वे आपके पास क्यों हैं, तो आप अपने द्वारा बनाए गए या उनमें शामिल होने वाले खेलों के प्रति बेहतर दृष्टिकोण अपना पाएंगे। लेकिन इस ज्ञान के अलावा पुस्तक एक ऐसे ढांचे के साथ समाप्त होती है जो हमें स्वायत्त व्यक्ति बनने में सहायता कर सकता है और हमें अपनी आंतरिक समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकता है, विशेषकर अंततः वयस्क बनना। लेखक के अनुसार वयस्कता तब प्राप्त होती है जब निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी होती हैं। जागरूकता, यह सरल लग सकता है, लेकिन जागरूकता प्राप्त करना संभवतः सबसे कठिन काम है जो हम सभी को अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है। जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, जागरूकता का अर्थ है वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना तथा पहले क्या हुआ था या अब से कुछ क्षण बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचने से बचना। अपने विचारों को वर्तमान में कैसे केंद्रित करें और अपने मन को लगातार अतीत की समस्याओं और भविष्य की संभावित आपदाओं के बारे में सोचने से कैसे रोकें। हमें भूल जाना चाहिए। हमारे विकास के दौरान हमें विश्लेषण करना, तुलना करना, सभी संभावित परिणामों के बारे में सोचना सिखाया गया था। यह सब हमें वर्तमान में हो रही घटनाओं का अनुभव करने से रोकता है। संक्षेप में, जागरूकता का अर्थ है मन को ठीक उसी जगह पर रखना जहां शरीर है। काम के लिए देर होने पर सभी परिदृश्यों से गुजरना नहीं, बल्कि अपने आप को वांछित गंतव्य की यात्रा करते समय वर्तमान परिवेश का आनंद लेने देना। स्वच्छंदता, इसका अर्थ है निडर होना और अपनी आंतरिक भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता होना। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हर सामाजिक परिस्थिति में हमें सहज होने का विकल्प नहीं मिलता। ऐसे बॉस होते हैं जिन्हें खुश करना होता है, और दूसरे लोग होते हैं जो हमें अपने शब्दों और अपने कार्यों के चयन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप ऐसा माहौल पा सकें जिसमें आपको अपना असली रूप छिपाने की जरूरत न पड़े, ऐसे लोगों का समूह जो आपको परिस्थिति के हिसाब से अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर न करें, इससे मुक्ति मिलेगी। आप जो हैं उसका आनंद लेने और होने का सुरक्षित एहसास। आत्मीयता,
लेखक इसे इस तरह से कहते हैं, अंतरंगता का अर्थ है एक जागरूक व्यक्ति की सहज, खेल मुक्त स्पष्टवादिता, यहां और अभी में रहने वाले अपने सभी भोलेपन के साथ ज्ञानात्मक रूप से बोधगम्य, अदूषित बच्चे की मुक्ति। जब हम युवा होते हैं तब भी हमारे विचार दूषित नहीं होते, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बिना इस बात पर विचार किए कि दूसरे क्या सोचेंगे या कहेंगे। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो जाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह स्पष्टवादिता को रोकता है और खेल के लिए मंच तैयार करता है। अंतरंगता को पुनर्जीवित करने के लिए हमें पहले दो बातों पर काम करना होगा: जागरूकता और सहजता। एक बार जब हम सामाजिक मानदंडों से मुक्त हो जाते हैं तो हम फिर से एक प्यारे बच्चे बन सकते हैं जो इसे दिखाने से नहीं डरता। कार्रवाई योग्य नोट्स: परिपक्व और अपरिपक्व। अपरिपक्व व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती, हम बस बच्चे के अहंकार की स्थिति को अपने लिए प्रमुख व्यवहार बनने देते हैं। आमतौर पर इसका मतलब है कि हमारे पास अतीत से कुछ अनसुलझे समस्याएं हैं जब हम छोटे थे, या हम अपनी भावनाओं को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जो अनुचित और अनुत्पादक व्यवहार में बदल जाता है। अपरिपक्व से परिपक्व व्यक्ति में बदलने के लिए आंतरिक कार्य करने की आवश्यकता है। शुरुआती बिंदु यह पता लगाना है कि आप किस प्रकार के खेल खेलते हैं और आप उन्हें क्यों खेलते हैं। आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं? जब कोई मरीज किसी समस्या का इस्तेमाल करके अपने नतीजों की कमी को सही ठहराने के लिए पूछता है, आप एक बीमार व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं? एक अच्छा चिकित्सक जवाब देगा, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। सवाल यह है कि आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं। सबसे आसान काम जो कोई व्यक्ति कर सकता है वह है बीमारी के पीछे छिपना। दुख की बात है कि यह बीमारी वास्तव में व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है, और फिर भी अगर आम प्रतिक्रिया रक्षात्मक है, यह व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। यदि आप खुद से बहुत कम उम्मीद करते हैं तो आप बहुत कम हासिल करेंगे। यदि अपेक्षाएं अधिक हैं, अंततः एक उच्च पुरस्कार प्राप्त होगा। अपने खेल चुनें। सामाजिक खेल खेलना अपरिहार्य है, सिर्फ इसलिए नहीं कि खेल पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि समाज खुलकर बात करने को पसंद नहीं करता, सिवाय निजी माहौल के। खुला होना मतलब असुरक्षित होना। भीतर का बच्चा इससे डरता है, इसलिए एक मुखौटा लगाया जाता है और एक खेल खेला जाता है। कम जोखिम वाली सामाजिक सेटिंग में पैंतरेबाजी करने के लिए आप एक खेल के लिए मंच तैयार करते हैं। सवाल यह है, आप मुख्य रूप से किस तरह के खेल खेल रहे हैं? आप क्या नहीं कह रहे हैं? आप किन मुद्दों को छिपा रहे हैं? अपने आंतरिक उद्देश्यों को समझने का एक बड़ा हिस्सा आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों को समझने से शुरू होता है। एक बार जब आप बेहतर समझ हासिल कर लेते हैं, विनाशकारी खेलों से रचनात्मक खेलों में बदल जाए। बच्चे से वयस्क तक खेलों के बारे में ये सारी बातें एक सवाल खड़ा करती हैं: किस बिंदु पर आप गेम खेलना बंद कर देते हैं और आप एक वयस्क की तरह काम करना शुरू कर देते हैं? पुस्तक के अंत में लेखक एक मरीज और एक चिकित्सक के बीच बातचीत प्रस्तुत करता है। बातचीत को झटके मुक्त, खेल मुक्त चर्चा के रूप में लेबल किया गया है। दो वयस्कों के बीच एक वास्तविक बातचीत। इस खंड से जो मुख्य बात निकल कर आती है वह यह है कि जो लोग गेम नहीं खेलते हैं वे 100% ईमानदार होते हैं। इसका मतलब है कि बड़ा होना मूल रूप से 100% खुला होना है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द धोखा देने के लिए नहीं है। आप मंच तैयार करने या बातचीत को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप यह नहीं कहते, यह आखिरी बार है जब मैं देर से आऊंगा। आप कहते हैं, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है, समय पर होना। पहला तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जीना। अतीत की गतिविधियों के बारे में चिंता करने या भविष्य की संभावनाओं के बारे में कल्पना करने में बहुत समय व्यतीत होता है। यह पता चलता है कि अभी जो हो रहा है उसके लिए बहुत कम समय समर्पित किया जाता है।
हमारी शारीरिक उपस्थिति हमारे वास्तविक स्थान का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आमतौर पर हमारा मन कहीं और होता है, कार चलाने में नहीं, लेकिन अपने कार्यालय के दरवाजे पर। अगर हमें काम के लिए देर हो जाए तो पर्ची तैयार करके रखना। एक कार्यात्मक वयस्क बनने का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मौजूद रहना है। यहां और अभी में जीना और वर्तमान स्थिति से भागने की कोशिश नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप पूरी तरह से जीवित हैं। आप अपने आसपास के माहौल से जुड़ते हैं और आप अपने जीवन का आनंद लेना शुरू करते हैं जैसा कि यह होता है, न कि किसी बिंदु पर क्या होगा। टिप्पणी और मुख्य बातें। हमारे जीवित रहने के लिए भोजन और पानी के अलावा भी बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। हमें भावनात्मक स्थिरता और दूसरों से पहचान की सख्त जरूरत है। एरिक बर्न का तर्क है कि पहचान की भूख, दूसरों से पहचाने जाने की चाहत, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रेरकों में से एक है। यह भूख और सेक्स की इच्छा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह आवश्यकता हमारे द्वारा खेले जाने वाले खेलों के लिए पूर्व शर्त है। और जैसा कि आप शीर्षक से ही अंदाजा लगा सकते हैं, गेम्स पीपल प्ले आम सामाजिक गतिशीलता में मनोवैज्ञानिक खेलों के रूप में प्रच्छन्न लोगों के सामान्य व्यवहार को वर्गीकृत करता है। पुस्तक में बताए गए कुछ खेल आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू, जिसमें आप लोगों को बेतरतीब सलाह देते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे बहुत मदद नहीं मिलेगी, लेकिन इसे अपने अनुभव के आधार पर एक वास्तविक सिफारिश के रूप में छिपाते हैं। आखिरकार, जब लोग आपके सुझाव की उपयोगिता का सामना करते हैं, तो आप समझाते हैं कि यह सिद्ध सबूतों पर आधारित है और फिर आप उन्हें कृतज्ञ करार देते हैं। या आप क्यों नहीं करते? हाँ, लेकिन दूसरा क्लासिक। इस खेल में कोई अपनी मुश्किलें बता रहा होता है और दूसरे सुझाव देने लगते हैं, जैसे आप दूसरी नौकरी क्यों नहीं कर लेते। इस पर शिकायतकर्ता की ओर से हमेशा एक प्रतिवाद होता है, हाँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि। इन स्थितियों में जो व्यक्ति रो रहा होता है, वह बस अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में होता है, समाधान की नहीं। इस किताब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। न केवल आप जल्दी से पहचान सकते हैं कि आपके आसपास के लोग किस तरह के खेल खेल रहे हैं, बल्कि आप खुद भी यह जान सकते हैं कि वे ऐसा क्यों खेल रहे हैं। बल्कि आप अपनी मानसिकता में दरारें भी खोज सकते हैं। कुंजी ले जाएं। खेल मुक्त जीवन जीना, जहां आपको लगातार अपने अगले कदम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, हमारी प्रोग्रामिंग के साथ टकराव करता है। लोग ईमानदारी पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते, वह घटक जो वयस्क बातचीत के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आए होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।